Hello, Assalamualaikum guys. My name is Shazin Ahmed Gangat and I'm a fourth year medical student at Dow Medical College and I'm part of team prepnight.com, which is the MDCAT platform that's conducting this session here today. So we'll be covering AQ maths reasoning questions. We have conducted this workshop for you guys because this is generally regarded as the toughest part of the AQ test. And the questions are usually not straightforward, and these questions will be pretty different from what you guys are used to. So the purpose of conducting this session here today is to get you guys familiar with the types of questions that come in the AQ exam and you know how to exactly tackle them along with tips and tricks. Yeah. So without further ado, let's just start. Mahat, you can start. Hi everyone, this is Mahat. I'm a fourth year medical student at Dow Medical College, and today I'll be conducting the entire session for AQ Math Reasoning. Okay, the topics that we're going to cover today are, first of all, we're going to see what are the frequently tested topics of AQ. Then we're going to see what are the types of questions and the resources that you're going to use to prepare for your math reasoning section. Then we have explanation of certain topics. Since it's an hour-long workshop, we can't explain each and every topic, but I'll try to explain most of the important topics that you're going to need for your test. And then we'll have some example questions that you can watch and learn how to do that, do those questions. ठीक है, उसके बाद सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास AQ मैथ्स का जो पेपर होता है उसका पैटर्न क्या होता है। जैसे कि सबको पता होगा कि AQ के 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस के अंदर जो 60 सवाल होते हैं वो साइंस के होते हैं, फिजिक्स के 20, बायो के 20 और केमिस्ट्री के 20। ठीक है, उसके अंदर जो होती है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और फिर उसके बाद शुरू होता है आपका रीजनिंग सेक्शन, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है साइंस और एक होता है मैथ। दोनों के 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो योर एम शुड बी टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम। और इसका कोई फिक्स सिलेबस AQ नहीं देता। आप AQ के वेबसाइट पर जाके देखोगे तो आपको मैथ का सॉरी फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा और बायो का मिलेगा, लेकिन आपको उसका कोई सिलेबस नहीं मिलेगा, और मैथ का नहीं मिलेगा और ना कोई साइंस का मिलेगा। ठीक है, तो हमने जो अभी की टॉपिक की लिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए, ये लिस्ट AQ की तरफ से नहीं है, ना ये कोई ऑफिशियल लिस्ट है। ये लिस्ट वो है जो कि हमने ओवर द ईयर्स चेक किए पास पेपर्स में, या फिर जो रिक्रिएटेड पेपर्स होते हैं AQ के, उसके अंदर की कौन कौन से टॉपिक्स टेस्ट होते आए हैं और कौन से लास्ट ईयर कौन से हुए थे। तो उसकी बेसिस के ऊपर हमने एक लिस्ट बनाई है जो कि आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अच्छा, आपकी लिस्ट फिक्स नहीं है, इसके अंदर वेरिएशन हो सकती है फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, इसमें कोई चीज़ ऐड हो सकती है, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ये कोई फिक्स लिस्ट नहीं है। बट हाँ, कि मेजॉरिटी ज़्यादातर सवाल इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो मेजर टॉपिक्स होते हैं वो हमने जो लिखे हुए ये हैं, परसेंटेज होता है, रेट और रेशो होता है, मनी प्रॉब्लम्स के अंदर प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट वाली प्रॉब्लम्स और मनी की एक्सचेंज जो कन्वर्जन रेट्स होते हैं उसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स होते हैं। बाकी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मैं आपको बताऊँगा क्या होती हैं। बाकी बेसिक अलजेब्रा अच्छा खासा पार्ट कवर करता है AQ मैथ का। बेसिक अलजेब्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बेसिक अलजेब्रा सारा वो होता है जो कि आपने बचपन से पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या होते हैं, आपके वो क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या होती है, LCM HCF आपने बचपन से पढ़ा होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ग्रेटर देन लेस देन क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होता है। फिर उसके बाद आती है सेट्स एंड वेन डायग्राम्स, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स होता है, वर्क एंड टाइम होता है, काइनेमैटिक्स मतलब कि स्पीड जो कि आप फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ता है वो भी होता है। बाकी इसके अलावा प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन मतलब कि सीरीज जो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग जो होता है ना, जैसे कि आपका MDCAT में लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन होता है, उसमें सीरीज के सवाल आते हैं, इसी तरीके से इसके अंदर भी सीरीज के सवाल आते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री होती है, इंडाइसेस, लॉग्स, और ज्योमेट्री के अंदर आपके पास एंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, सर्कल की प्रॉपर्टीज होती हैं, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, पेरीमीटर, वो सारी बेसिक चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा AQ में बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये तो टॉपिक लिस्ट मैंने बताई इससे पहले। अब ये होता है कि उन टॉपिक्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 3 मेजर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है पिक्टोरियल क्वेश्चन, जैसे कि मैं जूम करता हूँ तो ये हमारी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है।
जो हमने इस पे हमारा AQ का सेक्शन है मैथ रीजनिंग वाला, उसमें से हमने स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है। तो ऐसा सवाल आता है, उसको कहते हैं पिक्टोरियल, जिसके अंदर ये देखो आप एक पिक्चर के फॉर्म में बना हुआ होता है और उसके बेसिस के ऊपर आपसे सवाल पूछते हैं, या तो एरिया पूछ लेंगे या कोई सीक्वेंस पूछ लेंगे, या फिर जो है आपसे कोई चीज़ के भाई इस क्यूब, जैसे वो रूबिक्स क्यूब होता है, उसके ऊपर बहुत सवाल आ जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे पिक्टोरियल सवाल होते हैं। उसके बाद जो होता है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी होती है, वर्ड प्रॉब्लम्स किधर किधर आ सकते हैं, LCM में आ सकता है, HCF में वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, मनी वाले किसी भी टॉपिक के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने ऊपर लिखा था, तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आपका सिंपल मैथ इक्वेशंस, ये अच्छा खासा मेजोरिटी पोर्शन होता है ना आपका सिंपल मैथ इक्वेशंस के ऊपर होता है। ठीक है, सिंपल मैथ इक्वेशंस का मतलब कि जैसे जो आपने बिल्कुल बेसिक बोर्ड मैथ्स के रूल्स पढ़े होते हैं, या फिर आपने इंडाइसिस के रूल्स या लॉग्स के रूल जो भी पढ़े होते हैं, वो सारे जो है आपके इसके ऊपर आते हैं, बेसिक मैथ इक्वेशंस। ठीक है, उसके अलावा अब हम शुरू करते हैं कि रिसोर्सेज आपको कौन से यूज़ करनी चाहिए AQ मैथ की, वो AQ मैथ की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अच्छा आप क्योंकि AQ मैथ का चार्ली कोई सिलेबस ही वो डिफाइंड नहीं है, तो उसका मतलब कोई रिसोर्स भी फिक्स डिफाइंड नहीं होती। तो जो भी रिसोर्स कोई आपको रेकमेंड करेगा, जो हम रेकमेंड करेंगे, बस वो अपने उसके ऊपर होती है कि जो प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर्स आ चुके होते हैं वो कहाँ से आए हैं, और और उसकी बेसिस के ऊपर सब अपना जजमेंट देते हैं कि भाई आप इधर से पढ़ लो, इधर से पढ़ लो। कोई फिक्स रिसोर्स AQ नहीं रिकमेंड करता। जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन के लिए आपके पास फेडरल की बुक्स होती हैं, या फिर पंजाब की बुक्स आप पढ़ते हो, ऐसे तरीके से कोई मैथ की कोई फिक्स बुक नहीं होती। तो हमारी जो रिकमेंडेशन है वो जाहिर सी बात है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमारी वेबसाइट पे जाओ prep9.com, और उस पर आप चेक करो मैथ और साइंस रीजनिंग के सवाल। हमने सारे टॉपिक्स के सवाल में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं, उस सारे टाइप के सवाल हमने लिखे हुए विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप फ्री में अकाउंट बना सकते हो, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अगर आपको वो यूज़ नहीं करना, आपके पास अपनी कोई बुक्स पड़ी है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। उसमें से जो मेजॉरिटी लोग रिकमेंड करते हैं वो होती है SAT 1 की बुक्स होती हैं। उसमें से आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो। हमसे लोग पूछते हैं कि भाई हम बैरन यूज़ करें या कैप्टन यूज़ करें या कौन सी यूज़ करें, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कौन सी यूज़ करें, क्योंकि सवाल ऑलमोस्ट ऊपर नीचे एक जैसे ही होते हैं। एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए होती हैं सारी बुक्स, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें कॉलेज बोर्ड होती है, कॉलेज पैंडा होती है, प्रिंसटन रिव्यू होती है, कैप्टन होती है, बैरेंस होती है, जो भी आपको फिजिबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो ओ लेवल बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं, जिन्होंने A लेवल्स किया होता है, बेसिकली उनके लिए ओ लेवल मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो सवाल का जो सिमिलैरिटी होती है वो ओ लेवल से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि FSC स्टूडेंट्स को ओ लेवल मैथ की बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4 मोटी-मोटी बुक्स होती थी, तो वो हम पढ़ते थे अपने ओ लेवल्स के अंदर। तो वो अगर अभी आप उठाओगे तो कंफ्यूज ही होगे, इससे अच्छा है कि आप कोई और सी रिसोर्स जैसे सैट या फिर हमारी वेबसाइट के थ्रू यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और रिसोर्स होती है कैंगरू मैथ, सबने शायद सुना ही होगा कैंगरू मैथ का। अच्छा कैंगरू मैथ जो होता है ना, थोड़े मुश्किल सवाल होते हैं, उसमें आपको पिक्टोरियल सवाल अच्छे खासे मिलेंगे। अगर आपको पिक्टोरियल सवाल करने की प्रैक्टिस करनी है, तो आप कैंगरू मैथ से कर सकते हो। ठीक है, वो थोड़े IQ लेवल सवाल होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा मुश्किल होते हैं बेसिक मैथ से ज़्यादा। ठीक है, अच्छा आप टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा मसला होता है ये AQ के रीजनिंग सेक्शन के अंदर स्पेशली। साइंस तो आप लोग MD कैट के लिए भी तैयारी करते हो, सबके लिए करते हो, तो साइंस तो फिर भी हो जाता है। असल टाइम का मसला आता है इसके अंदर, रीजनिंग सेक्शन के अंदर। तो हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि क्योंकि साइंस सेक्शन के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग से अच्छे खासे लोगों का रिजल्ट खराब हो जाता है। तो हमेशा कोशिश ये करना कि साइंस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को पहले अटेम्प्ट करके खत्म कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका रिमेनिंग टाइम बचेगा, उसमें आपको साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग बेसिकली करना होगा। ठीक है, आप उसमें से भी आप चूज कर सकते हो जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ना। अब जैसे पर्सनली मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो मैं मैथ रीजनिंग पहले कर लूंगा, ताकि मेरे पास साइंस रीजनिंग के लिए जो टाइम बचेगा मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जो चीज़ आपको आसान लगती है ना, आप पहले वो करो, ताकि इससे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका पेपर कंप्लीट होना शुरू होगा ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा कि यार चलो मुझे कुछ आता है। अगर आप पहले से मुश्किल चीज़ें करना शुरू कर दोगे, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार ये मुझे ये भी नहीं आ रहा, या मुझे ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप सबसे पहले वो शुरू करो, अपना साइंस सेक्शन करो करो, फिर उसके बाद आप रीजनिंग सेक्शन पे मूव ऑन करो। ठीक है, फिर रीजनिंग सेक्शन के अंदर भी आपने चूज कर लिया भाई मुझे मैथ ज़्यादा पसंद है, तो मैंने मैथ पहले सेलेक्ट कर लिया। अब मैथ के अंदर भी कुछ कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी होंगी, सरफेस एरिया की, वॉल्यूम की, कुछ कैलकुलेशन अच्छी खासी लंबी होती है, तो हो सकता है कि भाई वो आपको उसमें कन्फ्यूजन हो, तो आप उनको एंड के लिए रख दो। ऐसा नहीं कि आपने लंबी लंबी कैलकुलेशन के अंदर ही पूरा टाइम ज़ाया कर दिया और जो आसान सवाल आपको आते हैं वो ही रह गए।
ठीक है। तो इसके अंदर आप तुक्का भी लगा सकते हो, तो अगर आपसे कोई सवाल छूट रहे हैं तो आप तुक्का लगा के भी आगे जा सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग कैलकुलेशन वाले सवाल हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप एंड में करो, और जो आपको आते हैं वो पहले शुरू, ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं टॉपिक लिस्ट से, ठीक है। अच्छा, आप हमने कोशिश की कि ज़्यादातर टॉपिक्स मैं आपको समझा दूँ इसी वर्कशॉप के अंदर, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है तो मैं सारी चीज़ें तो नहीं समझा पाऊंगा, बट हाँ मेजोरिटी की कोई ट्रिप हो गई, कोई ट्रिक हो गई तो वो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ में, ठीक है। अच्छा, अब एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि अगर आप लोगों ने कभी कोई पास पेपर किया या फिर एसएटी या फिर ओ लेवल मैथ जिसने किया हुआ है तो उन्होंने देखा होगा कि भाई एज रिलेटेड प्रॉब्लम आती है कि जैसे यार कि अ पर्सन इज एक्स ईयर्स ओल्ड एंड हिज फादर इज ट्वाइस हिज एज, एंड देन उसके बाहर एक कोई कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो हमेशा इन सवालों के अंदर आपको क्या करना होता है, जो अननोन होता है ना उसको आपको एक्स लेना होता है। क्या लेना होता है? एक्स। मैथ के अंदर ये बेसिक रूल होता है कि आपको जो चीज अननोन है वो बेसिकली एक्स है, ठीक है, कि आप कोई वेरिएबल उसको असाइन कर देते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर भी आपने एक अननोन वेरिएबल एक्स असाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं एक टाइप का आपको क्वेश्चन आगे कराता हूँ, लेकिन उसमें ज्यादातर सवालों में जो चीज पूछते हैं ना वो ये पूछते हैं कि भाई कोई चीज 5 टाइम्स द एज है। अब 5 टाइम्स द एज का क्या मतलब हुआ कि यार वो चीज 5 टाइम्स है, तो टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स है, तो क्या बन गया बेसिकली 5x बन गया, ठीक है। तो 5x का मतलब होता है, 5 टाइम्स का मतलब होता है 5x, और एक चीज होती है 5 ईयर्स ओल्डर। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं करना, 5 ईयर्स ओल्डर का मतलब होता है ये अगर x किसी की एज है तो उसमें +5 मैं करूंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे 5x और x+5 में प्लस कंफ्यूज हो फाइव में जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते तो उसका जो तो बेसिक उसका जो बेसिक डिफरेंस हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही यस सर। अच्छा, ठीक है। तो 5 ईयर्स ओल्डर का मतलब है x+5 हो गया। अच्छा, अब एक और चीज होती है जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, उसमें कहते हैं 5 टाइम्स मोर। मतलब कि अगर एक बच्चे की उम्र है x तो उसके अब्बू का अगर किसी ने बोला कि 5 टाइम्स मोर है, तो एक तो पहले आपको 5x करना पड़ेगा और शुरू वाले x में प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि 5 टाइम्स भी लिख दिया और मोर भी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, एज 5 टाइम्स मोर का मतलब हो गया 6x हो गई एज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारी वेबसाइट से है, ठीक है। फादर इज एज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन। अब देखो इसमें अननोन क्या है, मोर देन हिज सन, ठीक है। तो मोर देन हिज सन का क्या मतलब हुआ कि हम सन की एज को ले लेंगे एक्स, ठीक है। अब 3 टाइम्स का मतलब मैंने क्या बताया था पहले कि 3x है, ठीक है। तो ये हो गई फादर्स की एज, और सन की क्या हो गई, एक्स। अच्छा, आफ्टर 8 ईयर्स मतलब 8 साल गुजरने के बाद ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ रोनित एज, ठीक है। अब आफ्टर 8 ईयर्स का क्या मतलब है कि जो फादर की एज हो जाएगी वो 3x+8 हो जाएगी, है ना। 8 साल गुजरने देंगे तो उस एज में +8 हो जाएगा, इसी तरीके से सन की एज हो जाएगी x+8, ठीक है। अब क्या करें, आफ्टर 8 ईयर्स ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ रोनित एज। तो इसके बेटे का नाम है वो रोनित है, ठीक है। तो फादर की एज जो है बेसिकली क्या हो जाएगी, 3x+8 जो है 8 साल के बाद क्या टाइम हो जाएगी, 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स हो जाएगी, किसकी एज के बराबर, रोनित की एज के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सर अब हेलो, सर या हाँ बोलो सर जी। प्लीज रिपीट आफ्टर 8 ईयर। ओके, ठीक है। अच्छा, आफ्टर 8 ईयर्स का क्या मतलब है कि जो है 8 साल गुजरने के बाद किसी की एज क्या हो जाएगी, ठीक है। तो 8 साल गुजरने के बाद का मतलब है कि +8 मैं उसमें कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि आफ्टर 8 ईयर्स ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ रोनित एज। बेसिकली रोनित इसके बेटे का नाम है, फादर वो है और रोनित इसके बेटे का नाम है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि फादर की एज 8 साल बाद 3x+8 हो गई और बेटे की एज x+8 हो गई, ठीक है। साथ में उन्होंने बोला कि आफ्टर 8 ईयर्स ये वुड बी 2, मतलब ये जो एज है ये बेसिकली 2.5 टाइम्स ऑफ बेटे की एज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम
एज रिलेटेड प्रॉब्लम को टैकल करते हैं कि हमें इक्वेशन बनानी होती है बेसिकली। आपने सिर्फ इक्वेशन बना ली, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना तो आसान काम है। ठीक है, मैं पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर लें। मुझे बेसिकली आपको इक्वेशन बनाना सिखाना है। ठीक है, एक्सक्यूज मी अगर सर, क्या एक्सक्यूज मी बोलो या सर, यहाँ पे लिखा है कि 3 times मोर देन, तो फिर 3x+x नहीं हाँ, होगा? सॉरी वो मैंने मिस कर दिया। 3 टाइम्स, जैसे मैंने ऊपर बताया था 5 टाइम्स मोर का मतलब 3 टाइम्स मोर का मतलब वापस से थैंक यू, आपने मुझे करेक्ट कर दिया। 3x+x हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था 5 टाइम्स मोर में क्या था, 5x+x था तो 6x हो गया था। इसी तरीके से फादर की एज क्या हो जाएगी, 3x+x तो 4x हो गया। ठीक है, तो मतलब 8 साल के बाद सॉरी क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है, उसके बाद आप आगे सॉल्व कर लोगे तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा सवाल। उसके बाद आ गया इंडाइसेस एंड लॉग्स। अच्छा, इंडाइसेस एंड लॉग्स के ना अच्छे खासे सवाल टेस्ट होते हैं हर साल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, अच्छा अब रूल्स ऑफ इंडाइसेस कुछ होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो, अच्छा इंडेक्स होता क्या है बेसिकली, इंडेक्स होता है पावर को बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर होती है ना उसको इंडेक्स बोलते हैं। कि जैसे अगर मैंने सपोज करो 2 पावर 3 लिख दिया, तो ये इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, अच्छा आप इसके जो रूल्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आपने अगर सपोज करो एक बेस ली मैंने एक्स और एक मैंने इसके ऊपर पावर लगा ली 2 और मैंने उसको मल्टीप्लाई किया। बेसिकली प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। उसको मैंने मल्टीप्लाई किया x⁻5 से, तो मैंने देखा कि यार ये दोनों बेसिस सेम है, दोनों x हैं। तो मैं क्या करूँगा, x मेरा वो बन जाएगा, कॉमन ले लूंगा मैं। ठीक है, और मैं बेसिस के साथ क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा उनको। तो ये क्या बन गया, x⁻7। क्या बन गया, x⁻7। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, जिसको डिवीजन कहते हैं, तो डिवीजन में क्या होता है, सपोज करो x⁻5 है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ x⁻2 से। अब क्या करूँगा वही चीज़, अब इसमें मैंने x कॉमन ले लिया और 5 माइनस, अब क्या हो जाएगा, पहले प्लस हुआ था क्योंकि मल्टीप्लिकेशन था, अब डिवीजन है तो आप याद कर लो ये सब्ट्रैक्शन होगी। 5 - 2 क्या हो जाएगा, x⁻3। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये उल्टा होता है x2 / x5 होता तो क्या हो जाता, x⁻2 - 5 मतलब -3। ठीक है, अच्छा उसके अलावा एक और चीज इसमें होती है, आपका क्या मतलब होता है इसका, कॉमन वाली कॉमन बेसिस कैसे लेते हैं हम। अच्छा सपोज करो मेरे पास इस दफा बेस कॉमन नहीं है, पावर कॉमन है। 2 पावर 5 लिखा हुआ है और साथ में मैंने लिखा हुआ है 3 पावर 5। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इसको कॉमन ले सकता हूँ। इस दफा मैं पावर कॉमन लूंगा और अंदर क्या आ जाएगा 2 × 3, तो क्या बन जाएगा 6 पावर 5। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो आखिरी चीज़ हमारे पास है वो है फ्रैक्शनल अगर पावर है। अच्छा फ्रैक्शन पावर का क्या मतलब होता है, सपोज करो एक चीज़ है x⁻½ तो ये हमारा क्या बनता है, इसमें अंडर रूट लग जाता है। ये जो डिवाइड बाय 2 हुआ हुआ है ना, इसका मतलब है कि रूट, जो रूट है उसकी पावर 2 है, तो बेसिकली किसी भी रूट की पावर 2 होती है तो वो उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो वो ऐसे स्क्वायर के अंदर आ जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है। ठीक है, अच्छा अगर इसी तरीके से लिखा होता है x⁻2/3 तो ये क्या बनता, ये बनता, अब क्योंकि फ्रैक्शन में नीचे 3 है तो इस दफा इसकी पावर 3 हो जाती, अंदर x आ जाता और फिर स्क्वायर क्योंकि ऊपर था तो वो मैंने ऐसे फिर कॉपी कर। ठीक है, तो जो भी डिनोमिनेटर होता है ना फ्रैक्शन बेस्ड इंडेक्स का, वो इस रूट की पावर बनती है। ठीक है, अच्छा अब हमें ये सवाल करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो सवाल मैंने स्क्रीनशॉट दिए सारी हमारी वेबसाइट्स हैं, तो ये स्क्रीनशॉट लेने का मकसद ही ये है कि आप जो है देख सको कि भाई किस टाइप के सवाल हमने डाले हैं वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अच्छा इस सवालों के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे से क्रॉप की हुई है, अगर आप देख सको एक्सप्लेनेशन के नीचे लिखा हुआ नहीं है, वेबसाइट के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन पूरी मिलेगी। मैंने इधर से काट दी क्योंकि मैं ही समझा रहा हूँ आपको, तो उसका मकसद नहीं था एक्सप्लेनेशन लिखने का। ठीक है, अच्छा किसी ने कहा प्लीज रिपीट, तो मैं रिपीट कर देता हूँ भाई। जो क्या होता है, जो भी इंडेक्स की पावर होती है ना, जैसे सपोज करो मैंने 4/5 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, x⁻4 ऐसे पे कॉपी हो जाएगा और क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर में 5 है तो इस रूट की पावर 5 बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अब जैसे ये सवाल में हम करते हैं, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, a² b³ और उसकी पावर 4 है। ठीक है, अब a² b³ की पावर 4 का क्या मतलब हुआ, a पावर, मैं जैसे पहले कॉपी कर लेता हूँ इसको,
और डिवाइड का मतलब होता है कि मैंने नीचे ये कर दिया AB², ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगी पावर की, तो A पावर क्या बन जाएगा 2 4 ज़ा 8 और B पावर क्या बन जाएगा 12 और फिर नीचे क्या आ जाएगा AB²। अब मैंने क्या बताया था, जब डिवाइड होती है पावर और बेस सेम होती है तो जब डिवाइड होती है बेस और बेस सेम होती है तो आपका पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। अगर इसमें मैं चेक करूं ए सेम मैंने कॉमन ले लिया तो इधर 8 है पावर ऊपर और नीचे 1 है, ठीक है, तो 8 - 1 7 हो गया। और इसी तरीके से बी की पावर अगर मैं चेक करूं तो बी पावर 10 हो गया। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडेक्स हो गया, ये इंडाइसेस के अंदर यही चीज होती है, ठीक है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज आती नहीं है। अब एक और हम सवाल देख लेते सर हैं। आप 1 मिनट स्लाइड ऊपर करेंगे ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ले लो आप। थैंक यू। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास एक और सवाल। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है सवाल 16 पावर 16, ठीक है, और ये रूट। अभी मैंने क्या बताया, रूट का क्या मतलब होता है कि अच्छा, अब इसमें देखो रूट के ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में क्या होता है, डिनोमिनेटर हमेशा हाफ होता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो 16 पावर 16 मैंने कॉपी कर लिया और इस रूट का क्या मतलब है, 10 पावर हाफ। तो ये क्या बन गया, बेसिकली 16 पावर 8 बन गया। जैसे यहाँ पे था ना x पावर हाफ, ये वाली चीज के अंदर इसी तरीके से इसमें मैंने भी यही वापस से यही किया, बस उल्टा काम किया। उसमें x पावर हाफ से मैंने अंडर रूट x में कन्वर्ट किया, इसमें अंडर रूट 16 था उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं लॉग्स के ऊपर, ठीक है। इंडेक्स और लॉग बहुत सिमिलर होता है। सपोज करो आपको एक सवाल दिया हुआ है कि यार मैं बताता हूँ, जैसे 2 पावर 3 जो है 8 दिया हुआ है, ठीक है, ये इंडेक्स फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स फॉर्म, क्योंकि 2 × 8 होता है तो इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर अगर इसको मुझे लॉग में कन्वर्ट करना, चलो मैं सेकेंड, ये क्या चीज़ होती है, बेस होती है। ये क्या चीज़ होती है, आपका एक्सपोनेंट होता है। और ये आपका फाइनल आंसर होता है, सही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने लिखा लॉग, मेरे पास बेस क्या थी 2, तो मेरे पास बेस इधर भी सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आंसर था ना वो यहाँ पे आके लग जाता है, ठीक है। और साथ में जो ये वाला एक्सपोनेंट थी वो इधर आ जाता है। तो ये वाली चीज आपको बस ये याद रखना है, ये कौन सी चीज कहाँ जाती है। ये जो सबसे पहले 2 था वो यहाँ चला गया नीचे, फिर फाइनल आंसर जो था वो इधर 8 ऊपर की तरफ आ गया और जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ फाइनली आ गया, ठीक है। अब इसकी कोई लॉजिक नहीं है जो मैं आपको समझा सकता हूँ, बस ये रूल है बेसिकली कि ये ऐसे ही होता है। अच्छा, अब इसके अंदर लॉग के अच्छे खासे रूल्स होते हैं, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि वो टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला रूल होता है कि यार जैसे उसमें हमने पढ़ा था ना प्रोडक्ट और डिवीजन का इंडाइसिस के अंदर, इस तरीके से इसमें भी होता है। सपोज करो मेरे पास सवाल है लॉग बेस A(3) टाइम्स लॉग बेस, हेलो सर, सॉरी टू इंटरप्ट। सर या मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी सर वो जो आपने फर्स्ट जो एज वाला क्वेश्चन था ना, वो आप प्लीज लास्ट में रिपीट कीजिएगा। मैं बिल्कुल रात में अगर टाइम बचा तो रिपीट कर दूंगा, वरना आप लोग ग्रुप पे हमारे ऐड होना, मैं ग्रुप पे उसको और मैसेज समझा दूंगा, ठीक है। जवाब देना दरगुजर वाला देख मैं जमना अच्छा, संगनिया ना वाला तो बोलना प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को। अंतर चेक करो, म्यूट कर लो किसी को जो बोल रहा है। गैरत करनी अद्दी दा तो अलग ना होने नहीं दे करे मैं यहाँ ला से आप दिखता है ना लू साल नहीं आता। अच्छा, तो जैसे सपोज करो मेरे पास एक है बेसिकली लॉग A(2)(3), तो मैं इसको ना ब्रेक करके लिख सकता हूँ, log A(2) प्लस log A(3) में। तो बेसिकली ये होता है आपका प्रोडक्ट में, कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हुई भी है और वो एक ही सेम बेस के अंदर है तो हम उसको सेम बेस के अंदर सेपरेट करके लिख सकता हूँ। मतलब जैसे सपोज करो log A(3)
2x है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, log a ऑफ 2 लिख सकता हूँ प्लस log a ऑफ x लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से इसका ऑपोजिट क्या होता है, डिवीजन। जैसे सपोज करो log a ऑफ 2/x लिखा हुआ है, तो वो किस में बन जाएगा, अब क्योंकि डिवाइड है तो वापस से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, log a ऑफ 2 माइनस log a ऑफ x बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या चीज़ थी हमारे पास, हाँ पावर वाली सर चीज। क्या सर ये लॉग वाला समझ नहीं आया। लॉग वाला आपको समझ नहीं आया, मैं वापस समझा देता हूँ। अच्छा, इतना तो समझ आ गया था ना कि कैसे इंडेक्स से लॉग में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है, मैं एक सेकेंड इसको ना इरेज करके वापस, अब सपोज करो मेरे पास लिखा हुआ है log a ऑफ 2x। ठीक है, अब इसमें देखो दो चीजें ना, 2x है, तो 2x का क्या मतलब होता है कि इसमें 2 एक कंपोनेंट है और एक x है, मतलब आपस में दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं और मुझे इसको तोड़ के लिखना है। तो तोड़ के मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा log a ऑफ 2 प्लस log a ऑफ x, तो ये रूल है। इसी तरीके से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2/x, वापस से इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक 2 है और एक x है, तो कैसे हो जाएगा, अब log a ऑफ 2 माइनस log a ऑफ x। जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्लस था, जब डिवाइड हो रहे हैं तो नेगेटिव है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, उसके अलावा पावर रूल जो बेसिकली ऊपर लिखा हुआ है, वो पावर रूल क्या होता है कि अगर ये log a है और साथ में यहाँ भी a लिखा हुआ है और इस a के ऊपर कोई पावर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, log a इसको ऐसे कॉपी किया और जो पावर थी ना वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाती, बस इतना सा रूल है। ठीक है, अच्छा ये एक रूल हो गया, एक दूसरा रूल ये हो गया और तीसरा रूल ये हो गया, इसको पावर रूल कहते हैं, इसको डिवीजन वाला रूल कहते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ होती है बेसिकली चेंज ऑफ बेस रूल। ठीक है, चेंज ऑफ बेस रूल क्या होता है कि यार सपोज करो मेरे पास लिखा हुआ है log 4 ऑफ 2। ठीक है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है log बेस 2 के अंदर, मतलब मुझे यहाँ पे 2 चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, log 2 लिखूंगा, इसी तरीके से log 2 लिखूंगा। तो ये जो बड़ा वाला नंबर होता है ना, ये ऊपर आ जाता है और ये छोटा वाला नंबर होता है वो इधर आ जाता है, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाता है, log 2 ऑफ 2 अपॉन log 2 ऑफ 4। ठीक है, तो मैंने बेसिकली क्या किया कि पहले बेस 4 थी, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, बेस 2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। अच्छा, ये तो होगा आपसे लॉ की कैलकुलेशन बेसिकली कैसे करते हैं, कुछ सिंपल कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। जो एडवांस कैलकुलेशन से बगैर कैलकुलेटर की, वो तो जाहिर सी बात आपको नहीं देगी क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता मैथ के पेपर में, एक ही के। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको नीचे बताया था कि सपोज करो एक चीज लिखी log a ऑफ a, यहाँ पे ये भी सेम है और ये दोनों जब सेम होते हैं ना तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, log a ऑफ 1 अगर है तो उसका आंसर होता है 0। ठीक है, ये दो कैलकुलेशन आपको याद करनी है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, उसमें क्या होता है, हाँ सपोज करो मैं आपसे बोलता हूँ इसको सॉल्व करो, log 2 ऑफ 8। अब बगैर कैलकुलेटर के बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे सॉल्व, कि यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें आता ही नहीं। ठीक है, तो इसका आसान तरीका क्या होता है कि आप इसको, इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को सेम नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। देखिए ये log 2 है ना, अब हम सबको पता है कि 2 की पावर 3 अगर मैं कर दूं, अच्छा मैं बेस रूल रिपीट कर दूंगा वापस। अच्छा log 2 है ना बेसिकली, तो log 2 के अंदर मैं क्या करूंगा, log जो 8 था ना उसको मैं 2 की पावर में लिख दूंगा, तो क्या बन गया, log 2 ऑफ 2 क्यूब बन गया। ठीक है, अच्छा मैंने एक और पीछे रूल बताया था कि जो ये पावर होती है ये इधर आ जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स log 2 ऑफ 2। अच्छा, अब जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि जो है log a ऑफ a, जब दोनों बेस भी सेम होती है ये वाला नंबर भी सेम होता है तो हमेशा आंसर 1 होता है। ठीक है,
तो हमारे पास क्या आ गया था यहाँ पे 2 टाइम्स log 2 ऑफ 2। तो ये क्या बनता है, इसका आंसर 1 बनेगा, क्योंकि 2 भी से ये वाला 2 भी सेम है और ये भी 2 है। ठीक है, तो बेसिकली आंसर क्या बन गया 2, सॉरी एक सेकेंड, ये यहाँ पे 3 था, मैंने इसको 3 कॉपी नहीं किया, ये 3 है, ये 3 है, तो बन गया 3 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, जो चेंज ऑफ बेस रूल था वो लोग वापस पूछ रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ उसमें क्या होता है कि यार सपोज करो आपके पास एक सवाल है, जैसे log a ऑफ b लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार मुझे ना इसको कन्वर्ट करना है log बेस b में। अभी क्या दिया हुआ है, log बेस a में है ना, अब मुझे log बेस b में करना है। तो मैं log बेस b में क्या करूँगा, मैंने लिखा log b और डिवाइड बाय log b। तो ये जो बड़ा वाला b है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, और जो ये वाला a है वो इधर आ जाएगा, सिंपल सा रूल है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बन जाएगा, अभी मैंने बताया log b ऑफ b क्या बनेगा, 1 बनेगा, क्योंकि दोनों जब सेम होते हैं तो आंसर 1 होता है। और फिर नीचे क्या आ गया, log b ऑफ a। वेरी सिंपल से रूल है। अब इसके सवाल आप जब सॉल्व करोगे तो आपको और बेहतर समझ आ जाएगा, लेकिन बेसिक लॉग का कॉन्सेप्ट यही होता है। सही है, क्योंकि इंडाइसिस तो लॉग हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम बेसिक अलजेब्रा के ऊपर। अब बेसिक अलजेब्रा में आपको ऊपर से ब्रीफ से थोड़ा समझा दूंगा, क्योंकि बेसिक अलजेब्रा में इतना समझाने के हैं नहीं, क्योंकि ये आपने बचपन से ही पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली सबसे पहला हमारा कंपोनेंट होता है फ्रैक्शंस। ठीक है, अब फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि किसी भी मतलब कोई भी चीज़ डिवाइड हुई है किसी चीज़ से, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। 2/5 है, 5/2 है। ठीक है, कोई भी चीज़ डिवाइड हुई है किसी चीज़ से तो फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो सवाल आते हैं वो बेसिकली क्या आते हैं यार, कि आपको अरेंज करना पड़ता है ग्रेटर देन और लेस देन, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको अरेंज करना पड़ेगा, या लेस देन या ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटीज आ जाती है, या कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम है आपका। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका, अच्छा दूसरा टॉपिक होता है आपका इसके अंदर। अच्छा, फ्रैक्शन के अंदर अगर जैसे कुछ लोगों ने इस पे पूछा था, मैं समझा रहा हूँ फ्रैक्शन का भी आपको थोड़ा सा। वैसे फ्रैक्शन में इतना कुछ समझने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन मैं समझा देता हूँ। जो सवाल आ सकते हैं ना, बेसिकली वो क्या बोलेंगे यार, इस ये 1/2 लिखा हुआ है, साथ में सपोज करो लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है, और एक लिखा है 2/5 लिखा हुआ है, एक 1/10 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको वो बोलेंगे यार आप इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। असेंडिंग ऑर्डर क्या मतलब होता है कि छोटे से बड़ा अरेंज करना है। ठीक है, अब मुझे देखते के साथ नहीं पता चलेगा यार कि सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है, क्या पता मैंने एग्जाम्पल ऐसी लिखी हो कि आपको समझ आ जाए, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स भी हो सकती हैं। तो ये सवाल को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, बेसिकली ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, इसको आपको बराबर करना होता है हर किसी के। ठीक है, मतलब ये सेम करना होता है, मतलब जैसे 2 को 3 को 5 को 10 को किसी एक कॉमन नंबर पे आपको फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, ताकि हम कंपेयर कर सकें। अच्छा, अब मुझे बताओ कि सपोज करो मैं इसको हटा दूं, यार तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये 3 है आपके पास। ठीक है, इस असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसको अब इसको सेम कैसे करते हैं, 2 3 5 है तो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया मैंने। 2 1 ज़र 2 1 3 5, फिर उसके बाद अपने ले लिया 3 1 1 5 और 5 ले लिया। ठीक है, तो एलसीएम क्या बन गया आपके पास, बन गया 2 × 3 × 5, तो 2 × 3 6 5 6 5 ज़र 30। तो मेरे पास क्या बन गया, एलसीएम 30। इसका मतलब मुझे नीचे वाली सारी बेसिस को 30 के बराबर करना है। ठीक है, तो अगर मैं 2 को 30 बनाना है तो बेसिकली मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 15 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं नीचे 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा 15/30। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे इसको 30 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा 10/30। इसके अलावा क्या आता है कि मुझे अगर 5 को मल्टीप्लाई करना है तो 6 से करूँगा, 2 को भी 6 से करूँगा, तो क्या बन गया 2 6 12, 5 6 30। अब आप चेक कर सकते हो कि मेरे पास ये नीचे सारे सेम हो गए। तो अब मैं बता सकता हूँ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, ऐसी बात है ये सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा ये है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या बन गया कि 10/30। फिर
12/30 और फिर 15/30। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो आपको नीचे वाली चीज को सेम करना पड़ता है। नीचे वाली चीज को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर बेसिकली आपको सेम करना पड़ता है, और सेम करने का तरीका मैंने बता दिया, क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, सही है। इसके अलावा फ्रैक्शन और किस तरीके से आ सकते हैं कि वो बोलेंगे भाई 1/2 और 5/10 निकाल के दिखाओ मुझे, तो इसको क्या करोगे, सिंपल है, इसमें क्या मुश्किल है। आप करोगे 1/2 टाइम्स 5/10, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या बन गया आंसर, बल्कि कैंसिल आउट हो रहा है, एक सेकंड, 5 1 5 5 2 10, ठीक है। तो क्या बन गया फाइनल आंसर 1/4। ये सवाल भी आता है, ये बहुत कुछ सवाल बहुत बेसिक होते हैं, जैसे ये सवाल है, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाले भी बहुत सवाल है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल करना है तो आप जाके ये वाला सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे दी हुई होगी। अब मैं सारे सवाल इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि जो है हमारे पास टाइम कम है और टॉपिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब लोगों का ये भी मसला होता है कि यार सवाल तो है, मुश्किल है, लेकिन जो है अपना इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे मिलेगी, तो इसकी एक्सप्लेनेशन सब दी हुई है वेबसाइट के ऊपर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक्सप्लेनेशन ऐसी बेकार सी नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है ना पूरा एक एक स्टेप तोड़ तोड़ के, वैसे ही एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक एक स्टेप पूरा क्या सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है। तो फिर परेशान होने वाली बात नहीं है कि एक्सप्लेनेशन कैसे, आप ऑनलाइन अगर किसी सोर्स से करो तो हो सकता है आपको एक्सप्लेनेशन ना मिले, लेकिन हमारी वेबसाइट पे इंशाल्लाह आपको मिलेगी, ठीक है। और उसके बावजूद अगर आपको कुछ चीज़ ना समझ आए वेबसाइट के ऊपर सॉल्व करने के बाद, तो आप वो सवाल हमें ग्रुप पे या फिर पर्सनल डीएम करके भेज सकते हो कि भाई मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा है, या फिर इस सवाल में कुछ मसला है, जो भी है, तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और जो लोग पूछ रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो हमने रिकॉर्डिंग की है, अब इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हम इसको अपलोड करते हैं, तो जहाँ भी अपलोड करेंगे वहाँ आपको बता देंगे, ठीक है। तो अब हो गया एचसीएफ और एलसीएम, ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। अच्छा, एचसीएफ और एलसीएम की एक तो बेसिक कैलकुलेशंस आती हैं, और एक क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में आता है। अब बेसिक कैलकुलेशंस तो आपको सबको आती होगी, मैं फिर से एलसीएम तो मैंने फिर से दिखा दिया, एचसीएफ की मैं एग्जांपल एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। एचसीएफ में बेसिकली क्या होता है कि जो है सपोज करो ये मेरे पास लिखा है 2 है, साथ में 6 है, एक 12 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालूंगा, जैसे लीस्ट एलसीएम में क्या होता है कि मैं कोई सा भी नंबर से डिवाइड कर रहा था ना, 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, 5 ले लिया। अब एचसीएफ में क्या होता है कि आप सिर्फ वो नंबर से डिवाइड कर सकते हो जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। जैसे मैंने 2 लिया, 1 ले लिया, आ, मैंने 2 3 6 और 2 6 12, ठीक है। उसके बाद अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं 2 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, क्योंकि 1 बचा है और 3 बचा है और 6 बचा है, 3 से भी नहीं डिवाइड होता है वो, 3 को नहीं डिवाइड करता 2, ठीक है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 1 2। तो बेसिकली आपका एचसीएफ हो जाता है 3 × 2, एचसीएफ में ये होता है, फर्क क्या होता है। अच्छा, आप इसके एलसीएम के ना बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादातर एलसीएम के जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे ना, वो ऐसे आएंगे कि वो बोलेंगे यार कि सपोज करो एक एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है और एक इवेंट सी है, ठीक है। वो 12 बजे एक साथ हुए, सपोज करो 3 अलार्म मैंने ले लिए, ए अलार्म बी और अलार्म सी, अलार्म सी 3 रात के 12 बजे एक साथ बजे, ठीक है। उसके बाद वो बोलेंगे कि अलार्म ए जो है हर 10 मिनट बाद बजता है, अलार्म बी जो है हर 20 मिनट बाद बजता है, और अलार्म सी जो है हर 30 मिनट बाद बजता है। तो ऐसा टाइम आप हमें बताओ कि वापस से ये सब कब बजेंगे एक साथ, जैसे 12 बजे बजे थे, ऐसे वापस से कब एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो एलसीएम के 90% सवाल ऐसे ही होंगे, ठीक है। इस तरीके से एक सवाल हमने डाला हुआ भी है, जैसे कि आप देख सकते हो, क्या कह रहे हैं, 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2 4 6 8 10 and 12 seconds, ठीक है। मैंने 3 bells की एग्जांपल दी थी, यहाँ पे 6 की दी हुई है, ठीक है। इन 30 minutes how many times do they all toll together, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ एलसीएम निकालना पड़ेगा इन सब का, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो है एलसीएम क्या है हमारे पास, 120, ठीक है। आप एलसीएम पूरा निकाल सकते हो, बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। एलसीएम आप निकाल लो, तो एलसीएम आपके पास आ गया 120 सेकेंड्स, ठीक है। एलसीएम आने के बाद ये क्या बोल रहे हैं
हाउ मेनी टाइम्स वी टोल्ड टुगेदर इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो 30 मिनट्स का क्या मतलब है कि पहले मुझे या तो इस सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या 30 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपस में अगर कंपेयर करना है तो मैं मिनट्स को मिनट से कर सकता हूँ और सेकंड्स को सेकंड से कर सकता हूँ। इस चीज़ का भी बहुत वो ध्यान रखना है आप लोगों को कि ना ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये सब सपोज करो स्पीड निकालनी है, स्पीड वो निकालने को बोलेंगे आपको किलोमीटर पर आवर में, और आपको जो वैल्यूज दी हुई होंगी वो मिनट्स और सेकंड्स में दी हुई होंगी, तो आपने सिर्फ मिनट्स और सेकंड्स को डिवाइड नहीं कर देना, आपको कन्वर्ट करना, सॉरी मिनट्स और मीटर्स के अंदर आपको सपोज करो डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है और टाइम पे आपको सेकंड्स में दिया हुआ है और पूछने किलोमीटर पर आवर में, तो आपको पहले उसके अप्रोप्रिएट यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें 30 मिनट्स लिखा हुआ है और 120 सेकंड मेरे पास आया, मतलब 120 सेकंड बाद ये वापस से एक साथ बजेंगी। 120 सेकंड का क्या मतलब होता है कि 2 मिनट्स के बाद वापस बजेंगी। ठीक है, तो हर 2 मिनट के बाद ये वापस से एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो मतलब जो 30 मिनट का इंटरवल है उसमें ये कितनी बार बजेंगी, 15 बार। ठीक है, और एक बार ये पहले बज चुकी हैं तो टोटल कितनी बार बजेंगी, 16 बार। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, क्योंकि 0 मिनट पे पहली बार बजी ना और फिर उसके बाद 30 मिनट्स आगे बढ़ा। इन 30 मिनट्स के अंदर जो है आपने निकाल लिया कि वो 15 बार बज रही है, लेकिन एक बार पहले सब इनिशियली भी तो बजी थी ना, तो इनिशियली बजने और फिर प्लस 15 किया तो टोटल आ गया 16 टाइम्स। अच्छा साहब ये बहुत माइन्यूट डिटेल होती है, इसका ख्याल रखना जरूरी है। अब देखो ऑप्शन में 15 भी दिया हुआ था। अच्छा, अब बेसिक अलजेब्रा के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आया था आपका बॉड मास, ये पास पेपर है एक ही होगा। ठीक है, अब बॉड मास में क्या होता है, ब्रैकेट्स ऑफ डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये बेसिकली रूल है कि सबसे पहले आप क्या सॉल्व करते हो, ब्रैकेट। अगर कोई ब्रैकेट दिया हुआ है तो आप ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व करोगे। फिर अगर कहीं पे ऑफ लिखा हुआ है तो वो आप सॉल्व करोगे। फिर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। फिर आप करोगे मल्टीप्लाई करोगे। फिर आप करोगे ऐड करोगे और फाइनली सब्ट्रैक्ट करोगे। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का वो होता है एक सवाल कि यार अगर सपोज करो 2 + 5 - 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले ऐड है बाद में सब्ट्रैक्ट है। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में आपको डिसाइड करना हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो कि पहले मैं डिवाइड कर, सॉरी पहले ऐड कर लूँ बाद में माइनस कर लूँ। देखो मैं दोनों करके दिखा दूँ, दोनों में सेम आंसर आएगा। 2 + 5 क्या बनता है, 7, 7 - 3 बनता है 4। मैंने पहले ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट किया। अब इसी तरीके से अगर मैं करूँ उल्टा काम कि मैं 5 - 3 पहले करूँ। ठीक है, 5 - 3 का मतलब होता है 2 और साथ में +2, तो उसमें भी 4 आता है। ठीक है, अगर सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन है तो उसमें आपके पास कोई वो नहीं होता हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप पहले सब्ट्रैक्ट करो या बाद में ऐड करो, जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। लेकिन हाँ, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब आ जाएगा तो फिर आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस रूल के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ये वाली दो चीज़ है। ठीक है, 8n - 18 कॉपी कर लिया, +6 कॉपी कर लिया और -5n। ठीक है, अब उसके बाद क्या बन गया आप चेक करो। अब वापस से सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन है, तो अब मैं किसी भी फॉर्म में कर सकता हूँ। 8n को 5n से सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो क्या बन जाएगा, 3n। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -18 + 6 का, सॉरी -3n है और -12। ठीक है, 3n - 12 बन गया। अच्छा, अच्छा ये ऑड एंड इवन नंबर्स तो खैर सबको पता होगा, मैंने बेसिकली ये लिखा है इसलिए क्योंकि इसके ना वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, तो यार वो बोलते हैं कि सम ऑफ, बोलते हैं कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 5 और मुझे वो नंबर्स बताओ। ठीक है, ऐसे करके बोल देंगे। तो हमेशा पहला नंबर आप क्या लेते हो, x। और कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि उसके बिल्कुल बाद आने वाला। ठीक है, तो पहला नंबर अगर सपोज करो 2 है तो उसका कंसेक्यूटिव दूसरा नंबर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर x ले रहा हूँ और उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, फिर साइड की बात है एक नंबर आगे तो x + 1। ठीक है, और बोलते हैं कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 5, तो अगर सम निकालना है तो बीच में मैं प्लस कर दूंगा, =5 कर दिया सम। तो मैं क्या करूँगा, 2x + 1 = 5, 2x = 4, x = 2। ठीक है, इसी तरीके से वो बोलते हैं। अभी मैंने क्या बोला था, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, अब वो बोलेंगे सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अच्छा,
और नंबर क्या होते हैं, बेसिकली 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है। अच्छा, इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 1 प्लस सॉरी, इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। तो जो कंसेक्यूटिव नंबर थे उनके बीच में कितना गैप था? 1 का गैप था, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे जब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेने होंगे, तो अगर मैंने पहला x लिया तो मैं दूसरा क्या लूंगा? x+2। क्यों? क्योंकि अगर पहला मैं 3 ले रहा था तो दूसरा क्या होता? 5 होता, राइट। तो 3+2 5 होता है। उस तरीके से पहला क्या होगा? x, और दूसरा क्या होगा? x+2। अच्छा, इवन में कोई चेंज नहीं हो जाएगा, इवन में भी यही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इवन पहला नंबर 2 लूँ, दूसरा क्या होगा? 4 होगा, फिर क्या होगा? 6 होगा, वापस से वही क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तो अगर पहला मैंने x लिया तो दूसरा क्या लूंगा? x+2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी टेस्ट होता है कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गया, या प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, या कंसेक्यूटिव इवन। प्रोडक्ट में क्या करोगे? बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दोगे, अगर डिवीजन का बोला है तो बीच में डिवाइड का साइन डाल दोगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें एक और बता दूं, वो ये होती है कि कभी कभी क्या होता है कि ये लोग आपसे बोलते हैं कि यार प्रोडक्ट का मतलब बोलते हैं, एक सेकंड क्या था वो मुझे याद आता था, तो मैं बताता हूँ, मैं भूल गया एकदम से क्या चीज़ थी। इससे रिलेटेड नहीं, वो अलग चीज़ है, मैं बाद में थोड़ी देर में याद आता तो मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक है रेट और रेशो, ठीक है। रेट बेसिकली क्या होता है? किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करना होता है तो उसको रेट बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का रेट निकालना होता है तो उसको हम बेसिकली टाइम से मेजर कर रहे होते हैं। जैसे स्पीड होता है, स्पीड की डेफिनेशन फिजिक्स में सबने पढ़ी होगी, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है ना। क्यों होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस? रेट कहाँ से आया ये वर्ड? रेट आता है क्योंकि हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड है। तो हर चीज जिसको आप टाइम से डिवाइड करे हो वो रेट होता है, ठीक है। अच्छा, आप इसके सवाल ना बहुत सारे आते हैं। 2 सवाल मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे समझाने के लिए। पहला सवाल है, Pipe A can fill a tank in 5 minutes. Pipe B can fill the same tank in 10 minutes. If both were together, how long will it take for the pipes to fill the tank? ठीक है। अच्छा, इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं पूरी लंबी कैलकुलेशन तो नहीं बताऊंगा, जो शॉर्ट तरीका है वो बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है कि जो पहला वाला फिल करा ना 5 मिनट्स, इसका मतलब है कि आप लिख लोगे, वापस से यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा अगर हो कि एक 5 मिनट्स लिखा है, 5 10 सेकेंड लिखा है, तो दोनों को किसी सेम मिनट में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला यार पाइप ए जो है वो 5 मिनट्स में भरता है, और जो पाइप बी है वो आपका 10 मिनट्स में भरता है, ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि दोनों को मैंने साथ चला दिया। अभी ये तो इंडिविजुअली भरे थे ना, 5 मिनट में 10 मिनट में, अब मैंने दोनों को साथ भरा दिया, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा जल्दी भरेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे 1/5 + 1/10, ठीक है। 5 + 10 नहीं कर दूंगा मैं डायरेक्ट, अगर मैं 5 + 10 कर देता तो 15 मिनट्स हो जाता। 15 मिनट तो जाहिर सी बात से नहीं हो सकता ना, अगर मैं 2 पाइप साथ लगाएं तो जल्दी बढ़ना चाहिए, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। तो क्या करूंगा? 1/5 + 1/10, वापस से क्या करूंगा? एलसीएम लूंगा, एलसीएम इस केस में 10 है, तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा? 3/10, ठीक है। अच्छा, अब आपको फाइनल आखिरी स्टेप क्या करना है? जब ये निकाल लिया, इसको इक्वेट करना है 1/x से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 3x = 10, x = 10/3। 10/3 का मतलब होता है 3.3 मिनट्स। तो देखो 3.3 मिनट जो है 5 मिनट से भी कम है, और 10 मिनट से भी कम है, तो क्या सेंस बनाता है कि भाई अगर मैं दोनों पाइप को साथ लगा दूंगा तो वो जल्दी भरेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एक और सवाल है, 5 वर्कर्स फिनिश्ड अ टास्क इन 2 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 10 days? नहीं सॉरी, ये 10 वर्कर्स है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 10 वर्कर्स टू फिनिश द सेम टास्क? अच्छा, अब ये जो है सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है कि भाई आपने लिखा है यार कि ऊपर मैंने लिख लिया मेरे पास 5 वर्कर्स हैं, जो कि एक टास्क को कंप्लीट करते हैं 2 days में। इसी तरीके से बोलते हैं यार 10 वर्कर्स कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब ये तो बहुत सिंपल मैंने वैल्यूज लिए हैं, तो बंदा बता के देख के बोल सकता है कि यार जाहिर सी बात है आधे दिन में काम हो जाएगा, मतलब 2 दिन की जगह 1 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको आपको करना क्या होता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है,
तो 5 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 10x, तो 10/10 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 डे। तो ये होती है वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो मैंने ऊपर टॉपिक लिस्ट में बताया था ना, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो ये होती है कि यार 5 वर्कर को इतने दिन में काम, कितने दिन में ये काम कर रहे हैं, तो 10 वर्कर्स कितने दिन में काम करेंगे। तो बेसिकली आपको उसका प्रोडक्ट करना पड़ता है कि यार ये दोनों कितना काम करते हैं। अच्छा, तो कोई मेरे से पूछ रहे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं हम, अगर सपोज करो मैं होता ना 5 वर्कर्स 2 दिन में काम कर रहे हैं, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बताता हूँ क्या मसला होगा। 5x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहे हो आप कि 4 दिन लगेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कब करते हैं, जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि जो है आप अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़नी चाहिए। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होनी चाहिए। अब वर्कर और टाइम के अंदर आप खुद सोचो कि अगर मैं ज्यादा वर्कर लगा रहा हूँ तो टाइम तो कम कंज्यूम होगा ना। तो ये किस चीज की एग्जांपल हुई, इनवर्स रिलेशन की एग्जांपल हुई। और इनवर्स रिलेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह सामने मल्टीप्लाई करते हैं, एडजेसेंट मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 और 10x को। अगर कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हम उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 99% हमारा जो सवाल होते हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं, क्योंकि सब चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, बहुत कम चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है। ठीक है। अच्छा, अब क्या आ गया रेशो। बेसिकली रेशो क्या होता है कि किसी भी चीज का प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है। अब प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, क्या सपोज करो मैंने जैसे आप कोई भी ड्रिंक रूह अफ़ज़ा बना रहे हो सपोज करो, तो आपने बोला है मैंने 100 ml पानी लिया और उसमें 10 ml रूह अफ़ज़ा डाला, तो ये एक प्रोपोर्शन में डाला ना। 100 वो डाला, 10 वो डाला, तो बेसिकली आपने क्या रेशो में डाला, 100:10 के, मतलब 10:1 के रेशो में आपने कोई चीज यूज करी, तो इसको रेशो कहते हैं बेसिकली। ठीक है। पाई चार्ट जो है वो भी आप रेशो वाले सवाल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई मुझसे कह रहा है कि मुझे पहला वाला सवाल समझ नहीं आया पिछले पेज का, तो मैं समझा देता हूँ वापस से। बस ये कैसा सवाल होता है, ये सवाल ना अक्सर आता है। ये क्या बोलते हैं कि बोलते हैं कि यार एक चीज आपका टैंक सपोज करो फिल करिए 5 मिनट में, और दूसरा पाइप है आपका फिल कर रहा है 10 मिनट के अंदर। तो अगर दोनों साथ में चला दूं, ये 5 मिनट जो है ये इंडिविजुअल चल रहा है। ठीक है, एक पाइप से मैं भर रहा हूँ तो वो 5 मिनट लग रहे हैं, और पाइप बी से भर रहा हूँ तो 10। अब मैं दोनों को साथ चला दूं तो कितना टाइम लगेगा उसको भरने में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तो 5 मिनट्स है ना उसको 1/5 करूंगा, और जो 10 मिनट्स है उसको 1/10 करूंगा। ठीक है, तो 1/5 + 1/10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो आंसर आ गया 3/10। और फाइनल स्टेप क्या होता है, आप उसको 1/x से इक्वेट कर दोगे। ठीक है, आप इसकी ना पूरी लॉजिक होती है कि क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको उसका पीछे का पूरा समझाऊं। 99% सवाल ऐसे ही आएंगे, तो आपको बस यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज हो सकती है कि यार एक और मैंने सक्शन पाइप लगाया हुआ है जो कि उस पानी को बाहर भी निकालता है 15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो अगर कोई चीज बाहर निकाली तो मैं क्या कर दूंगा, सपोज करो सी वाला सक्शन पाइप है, 15 मिनट में वो बाहर निकालता है, तो मैं क्या कर दूंगा, 1/5 था, 1/10 था, और साथ में -1/15 कर दूंगा। ठीक है, हमेशा यही करना है, जो मिनट्स दिए हुए हैं उसको 1/, करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और एंड में 1/x से इक्वेट करना है फाइनल आंसर को। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आपका टाइम आ जाएगा। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि मिनट्स को मिनट से इक्वेट करना है, सेकेंड्स को सेकेंड्स के साथ ऐड करना है। ठीक है, बस हमेशा यूनिट्स का ख्याल रखना है। अच्छा, अब हम कहाँ थे, रेशो के ऊपर थे। ठीक है। अच्छा, अब रेशो में मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ना क्या होता है, सपोज करो ये सवाल है, ₹1000, यार ये सही नहीं कर रहा, ₹1000 इज डिवाइडेड, एक सेकंड वो मनी गलत लिखा हुआ है। ₹1000 इज डिवाइडेड इनटू रेशियो ऑफ 2:3:5, फाइंड द अमाउंट ऑफ द पर्सन विद द लोएस्ट शेयर। अच्छा, शेयर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, किसी का अलग अलग रेशो दिया हुआ है। लोएस्ट शेयर का क्या मतलब है, लोएस्ट शेयर किसको मिलेगा, जाहिर सी बात है 2 वाले को लोएस्ट शेयर मिलेगा, राइट। ठीक है। अच्छा, अब इन सवालों को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इन सवालों का सबसे स्टेप्स है ना वो आप ये नोट कर लो। सबसे पहले तो आपने रेशियो लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इनका सम निकालना पड़ता है। 2 + 3 + 5 क्या बनता है, 10 बनता है, राइट। 2 + 3 5, 5 + 5 10। ठीक है, अब तुमसे जिस चीज का रेशियो पूछ रहे हैं उसका रेशियो ऊपर लिखो। 2 मैंने ऊपर लिखा, डिवाइड मैंने किससे किया, टोटल रेशियो से।
मल्टीप्लाई किससे करूंगा, जो सम ऑफ मनी है, जो टोटल चीज है। तो ये क्या बन गया 200, मतलब इसको 200 रुपये मिलेंगे, ठीक है, इसको 300 मिलेंगे, इसको 500 मिलेंगे, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली रेशो। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर ये उल्टा काम करने को बोलते हैं सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू द रेशो 2:3:5, वही वापस सेम रेशो है। द पर्सन विद द हाईएस्ट शेयर रिसीव 500, फाइंड द टोटल सम। अब इन्होंने उल्टा काम करने को बोला है। उल्टा काम करने को क्या बोला है कि इन्होंने बोला कि यार 2:3:5 है, ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि इस वाले बंदे को 500 रुपये मिलते हैं। आप वही यूनिटरी मेथड से, आप इस जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, इससे आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, या तो मैं दो तरीके बता रहा हूँ, दोनों जो आपको सही लगे। एक तो यही वाला तरीका मैं वापस से कॉपी करता हूँ, ठीक है। क्या मतलब है कि जो 5 वाला था उसको टोटल से डिवाइड कर लिया, इसका टोटल भी 10 ही बनेगा ना, ठीक है। तो ऊपर रखा जो रेशो की बात कर रहे हैं, और नीचे रखा टोटल रेशो, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई कैसे करिए, टोटल सम से। टोटल सम हमें पता है, नहीं पता वही तो निकालना है, तो उसको मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। और इसका आंसर क्या है, 500, कि 5 जिसका शेयर है उसका पैसे हैं 500, ठीक है। अब इसका आप सॉल्व करोगे 1/2, एक्स से आ जाएगा 1000, ठीक है। एक ये तरीका है। बाकी दूसरा तरीका ये होता है कि आपने बोला यार कि जिसके पास 5 शेयर हैं उसको मिल रहा है 500, और एक तो मुझसे पूछे टोटल सम, तो टोटल सम के अंदर कितने शेयर हैं, टोटल 10 शेयर हैं, तो 10 शेयर को कितना मिलेगा, ये भी कर सकते हो, जो आपको आसान लगे। ये तरीका आसान लगे, ये तरीका आसान लगे, जो भी आसान लगे वो कर सकते हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल वेबसाइट के ऊपर है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, मैंने एक दी हुई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, परसेंटेज एंड मनी, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज क्या है, किसी भी चीज़ को आउट ऑफ 100 निकालने को परसेंटेज कहते हैं। आप अपने मार्क्स आते हैं, उसको आउट ऑफ 100 निकालते हो ना बेसिकली, तो उसको कहते हो परसेंटेज, ठीक है। तो उसको बेसिकली निकालते कहते हैं। या आपकी कोई भी चीज़ ओरिजिनल होती है, वो जो आपके पास होती है, बेसिकली ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे आपने सपोज करो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। और एक होता है टोटल चीज़ होती है, और आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो बेसिकली परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है कोई भी चीज़, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का पूछते हैं वो लोग। परसेंटेज इंक्रीज बेसिकली क्या होता है, क्या है परसेंटेज इंक्रीज जो होता है ना, या डिक्रीज, जो भी, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। आप बोलते हो फाइनल वैल्यू क्या है, सपोज करो एक प्राइस थी 20 रुपए से 50 रुपए पहुंच गई, ठीक है, किसी चीज की प्राइस। तो बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज निकालो, प्राइस में कितना आया। तो मैं क्या करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल टाइम्स 100। फाइनल कितना है 50, इनिशियल कितना है 20, इनिशियल कितना है 20 टाइम्स 100, तो 30/20 × 100। तो ये बेसिकली क्या आया, 150% आया। इसका मतलब है कि वो 100% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया बेसिकली। 100% ज़्यादा इंक्रीज का क्या मतलब होता है, 100% इंक्रीज का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ डबल हो जाना, राइट। 20 से 40 हो गया, मैंने एग्जाम्पल में 50 ले लिया था, तो वो इसलिए 100 से भी बड़ा आंसर आ गया, ठीक है। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि 100 से छोटा होना चाहिए हमेशा, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई चीज़ डबल ट्रिपल इंक्रीज हो गई तो अब बड़ा भी आंसर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, 300% इंक्रीज और 300% ऑफ का क्या मतलब होता है, ठीक है। कोई भी चीज अगर मैं बोलता हूँ कि यार 300% मोर हो गई है, ठीक है, 300% इंक्रीज हो गई है किसी चीज से, ओरिजिनली कितनी थी 100% थी। हर चीज का ओरिजिनल तो 100% होता है ना, कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती है तो 100% में एग्जिस्ट करती है। अगर मेरे पास 20 रुपए की चीज है तो उसकी 100% प्राइस है, राइट। अगर मैं बोलता हूँ यार उस पर 300% इंक्रीज हो गई है, 300% इंक्रीज का क्या मतलब है कि 100% में 300% इंक्रीज हो गया है, तो आप उसकी प्राइस 400% हो गई है, ठीक है। 400% हो गई। अगर मैं बोलूँ कि 300% इंक्रीज है, ठीक है, इसका क्या मतलब है 300% इंक्रीज, तो 400% का मतलब होता है बेसिकली 4 टाइम्स। अच्छा, अब 300% ऑफ का क्या मतलब होता है, क्या ये कि 300% ऑफ है किसी चीज़ के, 300% ऑफ सपोज करो, या चलो चलो 300 की जगह हम करें 30% ऑफ, सपोज करो 5 है,
ठीक है, तो 30% अब 5 का मतलब हो जाए 30/100 टाइम्स 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये होता है ऑफ का मतलब। अच्छा, अब एक सवाल है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ ईच ऑफ इट साइड इंक्रीज बाय 20%। रेक्टेंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? सबको पता ही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, एरिया रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वो कह रहे हैं, सपोज करो लेंथ x थी और ब्रेथ सपोज करो कुछ भी थी, y ले लो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इंक्रीज बाय 20%। इंक्रीज बाय 20% का क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। 20% इंक्रीज, वापस से वही चीज है, अगर 20% इंक्रीज हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि वो ओरिजिनल 100% में 20% इंक्रीज हुआ है, तो अब वो कितना हो गया? 120%। अगर एक चीज एक्स थी तो उसमें मैंने 20% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, समझ आई? तो क्या बन गया वो? बेसिकली 120% एक्स बन गया। तो 120% का क्या मतलब होता है? 120/100, राइट? टाइम्स 120, तो क्या बन जाएगा? 1.2x। अच्छा, इन्होंने क्या बोला, मैं वापस से समझा रहा हूँ। इंक्रीज बाय 20% बोला है ना। इंक्रीज बाय का क्या मतलब होता है कि यार जो ओरिजिनल चीज है उसमें 20% मैंने फर्दर इंक्रीज किया है। तो मैं ये नहीं लिख दूंगा कि यार ये 20% इंक्रीज, कुछ लोग क्या कर देंगे कि 20% टाइम्स एक्स कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? 0.2x बन जाएगा। ये गलत है। 20% इंक्रीज का मतलब है कि ओरिजिनल में 20% बढ़ाया है, तो क्या बन जाएगा? 100 + 20, तो 120%। 120% का मतलब है 1.2, तो बेसिकली 1.2 टाइम्स हो गई चीज वो। ठीक है, तो लेंथ भी 1.2 टाइम्स हो जाएगी, इस तरीके से ब्रेथ भी 1.2 टाइम्स हो जाएगी, राइट? तो 1.2 हो गई ब्रेथ और लेंथ भी हो गई 1.2। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1.44 आंसर आएगा। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन ये इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 1.2 टाइम्स 1.2 क्या किया मैंने, तो क्या आया? 1.44 आया। ठीक है, 1.44 का क्या मतलब है? 144% है। जैसे कि 120% का मतलब 1.2 था, इस तरीके से 1.44 का मतलब है 144%। 144% का क्या मतलब है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज आया होगा? अब बताओ, क्योंकि ओरिजिनल चीज 100 होती है और अब हो गई 144, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आया? 44% का। ये आंसर होगा। ठीक है, सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं मनी वाली चीज के ऊपर। मनी प्रॉब्लम्स के अंदर क्या पूछते हैं? बेसिकली वो बोलते हैं कॉस्ट प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस होती है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, परसेंटेज डिफरेंस हुई चीज, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस। अच्छा, अब इसके अंदर हमेशा क्या करना पड़ता है इन सवालों के लिए? कॉस्ट प्राइस क्या होती है? मैं तुम्हें पहले टर्म्स बता देता हूँ क्या होती है। कॉस्ट प्राइस होती है जिस चीज के ऊपर शॉपकीपर अपनी बाय करता है, कोई भी चीज ना, कोई चीज खरीदता है अपनी। सपोज करो यार, कोई पेप्सी की बोतल अगर कोई दुकान वाला बेच रहा है 80 रुपए की, तो वो 80 रुपए की खरीदता तो नहीं होगा ना, वो पीछे से 70 रुपए की लेता होगा, 60 रुपए की लेता होगा, 75 की लेता होगा। ठीक है, तो वो होती है उसकी कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पे वो आपको बेचता है उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे जाहिर सी बात है क्या लगा हुआ होता है? प्रॉफिट लगा हुआ होता है ना कॉस्ट प्राइस पे। तो बेसिकली कॉस्ट प्राइस पे जब वो प्रॉफिट अपना प्लस करता है, तो ये क्या बन जाती है? आपकी सेलिंग प्राइस बन जाती है, राइट? इसी तरीके से अगर वो लॉस कर दे, तो वो भी यही बात है कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस के अंदर भाई कोई चीज़ लॉस करके बेचूं, तो वो भी सेलिंग प्राइस ही बनेगी। मैं बेच रहा हूँ लॉस पे, बेच रहा हूँ बस। ठीक है, अच्छा। अब इसमें हमेशा क्या रखना है? मैंने क्या लिखा हुआ है? टेक कॉस्ट एज 100%। हमेशा कॉस्ट प्राइस का 100% एज्यूम करोगे और इसमें प्रॉफिट ऐड करोगे, या फिर अगर लॉस हुआ है तो लॉस का ट्राई करोगे। जैसे सवाल है, शॉपकीपर सेल्स प्रोडक्ट फॉर ₹150 एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें क्या सेल्स हिज प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना। सेल्स हिज प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि वो सेलिंग प्राइस बताई हुई है। सेलिंग प्राइस कितनी बताई हुई है? 150 रुपीज। ठीक है, और इन्होंने 150 बताई हुई है, और साथ में क्या बताया हुआ है कि प्रॉफिट कितना है? 20%। तो वो कह रहे हैं फाइंड द प्राइस एट विच द शॉपकीपर बॉट द प्रोडक्ट। शॉपकीपर बॉट द प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं, राइट? तो मैंने क्या बताया, कॉस्ट प्राइस का हमेशा क्या लेना? 100% लेना।
ठीक है। तो बेसिकली 100% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो अननोन है x। ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है 150। ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना है, अगर मैं परसेंटेज में निकालूं, अगर ये 100% है तो सेलिंग प्राइस का कैसे परसेंटेज निकालते हैं? भाई मैंने बताया ना कि कॉस्ट प्राइस को रखा 100%, फिर सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट या लॉस माइनस करना है। तो अगर 100% कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट 20% है, तो आपका सेलिंग प्राइस का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 120%। सिंपल, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। 120x इक्वल्स टू 100 टाइम्स 150। अब ये जो मैंने इस तरीका सिखाया ना, इससे आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। बहुत सारे लोग आपको फॉर्मूला सिखाएंगे कि यार इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, बट वो हर दफा अप्लाई नहीं होता। ये यूनिटरी मेथड होता है, ये हमेशा आपका अप्लाई होगा। ठीक है। मतलब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता है, ये आपका हमेशा अप्लाई होता है। बस किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? कॉस्ट प्राइस का हमेशा 100 रखना है, सेलिंग प्राइस को देखना पड़ेगा कि वो प्लस है या माइनस है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें क्या कर देते हैं, सिंपल सा क्या करते हैं, वो निकालते हैं 20% ऑफ 100 करते हैं, और फिर 150 से निकाल लेते हैं ये कितना बनता है और उसको आंसर लिख देते हैं। ये गलत है। इसका ये तो आपने से 20% पढ़ा और 150 पढ़ा और उसका आंसर निकाल दिया, ये करने को थोड़ी बोल रहे हैं सवाल। सवाल बोल रहे हैं 100% निकालो प्राइस, जबकि आपको 120% की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री कोई बहुत एडवांस ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछते ये लोग, जिन्होंने ए लेवल्स या फिर एफएससी में पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने ज़्यादा एडवांस भी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। लेकिन जो है बहुत सिंपल से पूछते हैं। ठीक है। बस बेसिकली आपको इसके रेशियोज याद करने होते हैं कि भाई साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है। ठीक है। तो जिनको मुश्किल होती है याद करने में, उनके लिए एक निमोनिक हमने दिया हुआ नीचे, सो का टुआ। सो का क्या मतलब है? साइन इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos equals to adjacent upon hypotenuse, और tan equals to opposite upon adjacent। ये ट्राइंगल जी बने हुए आप देख सकते हो। ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है कि अगर जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें एक जो सबसे बड़ी साइड होती है स्लांट वाली, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अगर ये एंगल है तो इसके जो परपेंडिकुलर साइड होती है उसको बेसिकली आप एडजेसेंट बोलते हो, या उसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं कुछ लोग। और जो साथ वाली साइड होती है उसको बेस बोल, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, उसको ऑपोजिट बोलते हैं। जो परपेंडिकुलर साइड होती है उसको आप ऑपोजिट बोलते हो या फिर परपेंडिकुलर बोलते हो, हर किसी का अलग अलग होता है। और जो बिल्कुल साथ वाली साइड होती है उसको आप बेस बोलते हो या फिर एडजेसेंट बोलते हो। ठीक है। अच्छा, ये एंगल पे डिपेंड करती है। मैंने ये वाला एंगल लिया है, तो इसके अंदर मेरा बेस ये बन रही है और अपोजिट ये बन रहा है। ठीक है। अगर मैं एंगल चेंज कर दूं, ये वाला एंगल ले लूं ऊपर वाला, तो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, लेकिन अब बेस क्या बन जाएगी? अब आपका बेस या एडजेसेंट क्या बन जाएगा? ये वाली साइड, और ऑपोजिट ये हो जाएगी। ठीक है। तो ये अच्छा लोग पूछे हाउ मेनी टॉपिक्स आर रिमेनिंग। फिर 2-3 टॉपिक्स और बचे होंगे, जाहिर सी बात है अच्छे खासे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं कवर कर पाओगे। ठीक है। मैं ऊपर ऊपर से बता सकता हूँ, सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं कवर करा सकता, क्योंकि मैथ का सिलेबस बहुत एक्सटेंसिव होता है। लोग बचपन से जो आप मैथ पढ़ोगे वो बेसिकली पूरा एक ही पूछ रहा होता है किसी भी तरीके से। ठीक है। तो मेजर टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, 3-4 टॉपिक्स और बेसिकली बचे होंगे। ठीक है। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, बोर हो जाएगा, आधी बातें आप लोग को समझ भी नहीं आएगी। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ टॉपिक्स हैं वो अगली किसी वर्कशॉप में इंशाल्लाह कवर करा दूंगा, ताकि जो जितना पढ़ा है उतना कम से कम याद तो रहे। ठीक है। उसके अलावा ये जो टेबल है ना, ये टेबल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये टेबल आपसे कभी भी किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है। फिजिक्स के अंदर भी आपको ये टेबल पूछ सकते हैं, मैथ के अंदर भी टेबल पूछ सकते हैं। ठीक है। ये टेबल मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेंगे, किसी रेशियो के तौर पे पूछेंगे। फिजिक्स के अंदर कहाँ पूछते हैं, जैसे कि आपको फॉर्मूला होते हैं ना, बी ए कॉस थीटा हो गया, एफ टी कॉस थीटा हो गया। ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं, वो उसके अंदर आपसे पूछते हैं कि भाई मैक्सिमम वो बताओ टर्निंग इफेक्ट कब होगा, किस एंगल पे होगा या किस इस पे होगा। तो उसके अंदर ये रेशियो याद करना जरूरी होता है। अच्छा, अब इसको आपको जैसे याद करना आसान लगे, मैं ऐसे याद करता हूँ ये, कि आपको ना सिर्फ बेसिकली पहला वाला ये याद करना होता है। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, कॉस साइन 60 और साइन 90, ये याद कर लिया। उसके बाद आप चेक करो, कॉस का इंटायरली ऑपोजिट होता है।
यहाँ पे 1 था तो इसका यहाँ पे 1 है, इसका यहाँ 0 है तो इसका यहाँ 0 है। तो अगर आप एक याद कर लो तो उसका उल्टा आपको खुद ही याद हो जाता है, ठीक है। और tan क्या होता है बेसिकली, tan का आसान तरीका जो तो याद करने का वो होता है साइन अपॉन कॉस। tan इतना यूज नहीं होता ज़्यादातर। एक सेकेंड यार, ठीक है। साइन tan का होता है बेसिकली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अगर आपको साइन याद है तो आप इससे खुद ही कॉस निकाल लोगे और फिर दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। सपोज करो एग्जांपल मैं दिखा दूं, अगर सपोज करो मैं लेता हूँ ये साइन 1030 लेना है मुझे, ठीक है। 1030 की वैल्यू मुझे याद है, मुझे निकालनी है, लेकिन मुझे साइन 30 की वैल्यू याद, साइन का पूरा टेबल याद है, ठीक है। साइन 30 मैंने चेक किया अपॉन बेसिकली क्या होगा कॉस 30। साइन 30 क्या था 1/2, और इसको डिवाइड किससे करूंगा √3/2 से, हाफ टाइम्स, देखो क्या आ गया वापस से सेम। तो अगर आपको साइन याद है तो आप उसके ऑपोजिट से कॉस बना लेना और डिवाइड करके टेन बना लेना, ठीक है। अच्छा भाई, जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए ना, इसके सारे सवाल, इसके सारे टॉपिक के सवाल वेबसाइट पे मौजूद हैं। तो अगर आपको फिर टॉपिक्स याद करने हैं ना तो वहाँ पे जाओ और आप रोज के एटलीस्ट 10 सवाल तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो जो भी अगर आपने भी यहाँ पे सीखा होगा वो आप भूल जाओगे, ठीक है। जब तक मैथ्स के अंदर बेसिकली ये है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। बाकी चीज़ों की तो आप फिर भी बुक्स पढ़ सकते हो बार बार, लेकिन मैथ में क्या बुक पढ़ोगे, ये सेम चीज़ अगर ये लेक्चर 10 बार भी देख लो तो कोई अलग चीज़ तो नहीं इसमें सीखने को मिलेगी ना। मैथ में बेसिकली सब प्रैक्टिस के ऊपर होता है, ठीक है। तो उस पर आप जाओ, एक्सप्लेनेशन पढ़ो, और जो है टॉपिकल आर अवेलेबल, टॉपिकल क्वेश्चन इसके मैथ रीजनिंग के अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो है ना मिक्स सवाल, असल में मैथ के टॉपिक हम बना नहीं सकते ना, क्योंकि होता ये है कि एक एक चीज के अंदर मिक्स सवाल होते हैं। जैसे एलसीएम के अंदर रेशो भी पूछ लेंगे, या फिर स्टेटिस्टिक्स के अंदर रेशो पूछ लेंगे, रेट के साथ रेशो पूछ लेंगे, प्रोपोर्शन पूछ लेंगे, तो कोई इसका कोई वो नहीं होता, तरीका नहीं होता। अच्छा, आप जो स्पेसिफिक ट्रिक्स पूछ रहे हैं, आप जैसे मैंने स्पेसिफिक ट्रिक बताई ना इसमें, जैसे कि वो वाटर वाले सवाल है मैंने बताई, लॉग्स की बताई। अब जाहिर सी बात है हर सवाल की तो ट्रिक नहीं होती, लेकिन जो कॉमन सवाल ज़्यादातर पूछते हैं ना, जैसे मनी वाला प्रॉब्लम था, इसका मैंने बता दिया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। एक जो मैंने ऊपर वाटर टैंक वाला था उसका बता दिया, जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी ट्रिक बता दी कि यार प्लस कब करते हैं, मल्टीप्लाई कब करते हैं, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक्स ही बताई हैं, क्योंकि मैथ में हर सवाल अलग होता है, तो एक ट्रिक हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती, सही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी काम करते हैं, जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन है ना वो हम अगली दफ़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि वरना क्या होगा कि आप लोग जो अभी सब अलजेब्रा वगैरह सब पढ़ा है ना वो सब भूल जाओगे इसमें। और ज्योमेट्री में ज़्यादातर बेसिकली क्या होता है कि आपके ना फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। अब मैं इसमें आपको कुछ बता नहीं सकता कि यार ये ऐसे होगा वो ऐसे होगा। फॉर्मूला है मतलब अगर किसी चीज़ का पेरीमीटर निकालना है तो उसकी आपको सम ऑफ ऑल साइड निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको उसका एरिया का जो फॉर्मूला है वही अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसी कोई ना ट्रिक है ना कोई शॉर्टकट है, बस वो सिंपल सा वो तरीका है, वो आपको अप्लाई करना है। हमने स्लाइड के अंदर सारे लिख दिए थे, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा सारी पिक्चर्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, बस आखिरी चीज़ हम देख लेते हैं जो कि है स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, मीन होता है, मीडियन होता है, और मोड होता है। अच्छा, एक और चीज़, सारे सवाल आप जब प्रैक्टिस कर लो ना उसके बाद लोग पूछ भी रहे हैं कि मॉक टेस्ट की बात करें, ठीक है। तो मॉक टेस्ट हमारे आएंगे, हमारी वेबसाइट के ऊपर ही आप अकाउंट बना लो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम 4 से 5 मॉक्स रिलीज करेंगे, तो आप वो जरूर प्रैक्टिस करना। लास्ट वीक जब हमने लॉन्च किया था तो उस वक्त AQ का टेस्ट ऑलमोस्ट हो चुका था, तो हमने AQ के मॉक्स नहीं बनाए थे, बट हमने MD कैट के मॉक्स बनाए थे। तो जो हमें रिव्यूज मिले थे वो यही मिले थे कि खासे सवाल रिपीट भी हुए हैं मॉक से। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमने ऐसे सवाल बनाए थे कि जो PMC ने हमारे कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं है। बट वो होता ही है बेसिकली कि जो है ना हम देखते हैं कि भाई पास पेपर में किस टाइप के सवाल आ रहे हैं और कैसे आते रहे हैं, अभी लास्ट ईयर कैसे आए, उससे पहले कैसे आए हैं, जो टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी है वो किस तरीके के सवाल देती है। तो हम देखते हैं और उसके ऊपर असेस करके सवाल ढूंढते हैं, पास पेपर से ढूंढते हैं, अपने बनाते हैं मिक्स करके, और फिर उसको कंपाइल करते हैं। तो ये मैं
कहीं भी ये नहीं आप लोग समझना कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सवाल बनाया और पीएनसी ने उसको कॉपी कर लिया, ये नहीं कह रहा। वो ये होता है कि हम देखते हैं कि सवाल का पैटर्न कैसा आ रहा है, तो उसके बेसिस पे हम मॉक्स अपने बनाते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं। आप ट्राई ज़रूर करना। उसमें फ्री भी होंगे, तो अगर आपको पेड वाले नहीं खरीदे तो आप फ्री वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम कहाँ थे? मीन मीडियन मोड के ऊपर थे। ठीक है। मीन क्या होता है? एवरेज होता है। जो आपने हमेशा बचपन से सुनता होगा ना भाई, एवरेज, किसी भी चीज़ का एवरेज क्या होता है वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू। किसी भी चीज़ की डेटा अगर आपने अरेंज किया है तो उसकी मिडिल वैल्यू। और मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। सपोज करो मैं यहाँ पे एक डेटा लिख रहा हूँ 1 2 3 3 5 6 7। ठीक है। इसमें सबसे रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? 3 है। मेरा मोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू का क्या मतलब है? सबसे पहले आपको अरेंज अरेंज करना पड़ेगा किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। ठीक है। अगर 5 पहले होता तो मुझे 5 को बाद में अरेंज करना पड़ता। ठीक है। अगर सपोज करें मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया तो मुझे यहाँ से 8 काट के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सही है। मीडियन निकालने के लिए तो मैं काउंट करूँ कितने कितने वो है नंबर्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है ना। तो मिडिल वैल्यू कौन सी हुई? 3। तो ये क्या हो गया मेरे पास? मीडियन हो गया। अब इस केस में मीडियन और मोड दोनों सेम आ रहा है, हर दफा जरूरी नहीं है कि सेम आए। अच्छा, आप सपोज करो अगर ये इवन नंबर होते हैं, मतलब 1 2 3 5 6 7। अब ये 6 नंबर है ना। अब मैं इसका मीडियन कैसे निकालूं? इस पे तो कोई मिडिल वैल्यू है ही नहीं। मिडिल वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी? यहाँ पे लाई करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या पता क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एवरेज ले लूंगा। एवरेज कैसे लेते हैं? 3 + 5/2, 8/2, तो 4। तो एक दफा क्या मीडियन बन गया? 4। अच्छा, एवरेज तो आपको सबको आता ही होगा, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। एवरेज में क्या करते हैं? बेसिकली होता है सम, हर चीज का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, कितनी चीजें हैं, बस ये एवरेज है। अगर मैं करके दिखाऊं तो क्या बनेगा? तो टोटल नंबर कितना था इसके अंदर? 6 नंबर थे। अगर मैं सम करूं तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7। ठीक है। इसका मैंने सम किया, उसको डिवाइड बाय 6 करूंगा तो वो आ जाएगा। ठीक है। मैं पूरा सॉल्व नहीं करा। ठीक है। इसके बाद क्या है? हाँ, ये एक सवाल है, मैंने उधर जगह लगा दिया। इफ द एवरेज ऑफ, ये एक सवाल है, ये आ सकता है। ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जी इज 16। मतलब कि एवरेज ऑफ एक्स वाई जी का क्या मतलब है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड किया और इसको डिवाइड, कितने टोटल चीजें? 3 चीजें, तो इसका एवरेज कितना है? 16। ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इज 12। बेसिकली एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई, अब क्योंकि 2 नंबर्स हैं तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और x इक्वल्स टू 12। अब पूछ रहे हैं देन जेड, जेड कितना है? जेड की वैल्यू को निकाल लें। ठीक है। तब इसको सॉल्व करूंगा मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 16 टाइम्स 3 3 48 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 24। ठीक है। तो मैं इसको उत्तर लेके चल रहा हूँ। x प्लस वाई किसके बराबर है? 24। मतलब ये वाली चीज़ किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो मैं क्या लिख दूंगा? 24 + z इक्वल्स टू 48, z इक्वल्स टू 24। ठीक है। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे देखो क्रॉप की हुई है, तो मतलब ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको वेबसाइट पे मिलेगी। मैंने तो यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करा दिया, लेकिन आपको ये सेम तरीके से पूरी एग्जाम्पल वहाँ पे मिलेगी। और इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आया तो जो है मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास आती है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि किसी भी चीज़ का होना प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है भाई, लोग कहते हैं ना कि यार आज बारिश के चांस कितना है, वो चांस क्या होता है? बेसिकली प्रोबेबिलिटी ही होती है कि यार अगर 20% चांस है तो उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली 20% प्रोबेबिलिटी है। अगर आपने कोई कॉइन टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो यार वो हेड आए या टेल आए? हाफ होती है ना, या तो वो इक्वल चांस होता है ना बेसिकली, या आधा टाइम आपका टेल आएगा, आधा टाइम आपका हेड आएगा। ठीक है। इस तरीके से अगर आप डाइस थ्रो कर रहे हो तो क्या प्रोबेबिलिटी के 1 आए? 1/6 प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं? बेसिकली जो आपका आउटकम आपको चाहिए होता है, ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अगर मैं डाइस फेंक रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे उसमें से 6 चाहिए। ठीक है।
जैसे सपोज 4 चाहिए, ठीक है, मैंने कहा मुझे 4 चाहिए, तो मेरा फेवरेबल आउटकम 4 नहीं है, फेवरेबल आउटकम मेरा 1 है। मतलब एक तरीके का मुझे आउटकम चाहिए ना, और टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? 6। मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे पास मेरा जो मुझे आउटकम चाहिए ना, या तो वो 1 चाहिए या फिर 4 चाहिए, तो अब मेरे पास कितने आउटकम्स हो गए? 2 आउटकम चाहिए मुझे 6 में से, तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6 हो गई। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मैं बोलूँ यार प्रोबेबिलिटी मेरी 1.2 आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज का चांस 100% ज्यादा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह सकता यार आज 120% बारिश हो रही है, ठीक है, वो लोग नहीं बातों में बोलते हैं, लेकिन वो कोई मैथमेटिकली ट्रू नहीं होता, ठीक है। 100% से ज्यादा किसी भी चीज का चांस नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो चीज होती है, एक होता है एंड और एक चीज होता है और। इन दोनों में क्या फर्क होता है? अगर मैं बोलूँ मैंने डाइस थ्रो किया, ठीक है, मैं बोलता हूँ या तो मेरे पास 1 आ जाए या आ जाए मेरे पास 4, ठीक है। तो मैं बोलूंगा या तो मैं 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। मैं बोलता हूँ या तो 1 आ जाए या 4 आ जाए, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ? और यूज कर रहा हूँ, या मतलब और 1/6 प्लस 1/6, या तो मेरे पास 1 आ जाए या 4 आ जाए, तो मैं क्या करूँगा? 1/6 प्लस 1/6 करूंगा, तो इसका आंसर आएगा 2/6 के 1/3 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा सर, इससे प्रैक्टिस हम सैट 1 इज इट इनफ? हाँ, इट्स इनफ। अगर आपको सैट 1 से प्रैक्टिस करना है तो वो भी इनफ है। मैं वेबसाइट इसलिए रिकमेंड करा था क्योंकि मसला है सैट 1 में ना बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, तो आप कितने सवाल प्रैक्टिस करोगे? तो हमने वेबसाइट पे बेसिकली क्या किया कि जो सारे टाइप के सवाल है ना, वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में एक जगह वो कर दिए, अरेंज कर दिए, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जाहिर सी बात है आप सैट यूज़ करो, ओ लेवल मैथ यूज़ करो, कैंगरू मैथ यूज़ करो, जो भी आपका दिल चाहे वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है? अच्छा, ये हो गया, और वाली चीज़ हो गई। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ यार मुझे 2 दफ़ा मैंने डाइस थ्रो किया, मुझे पहली दफ़ा में 1 चाहिए एंड दूसरी दफ़ा में 4 चाहिए। मतलब पहली दफ़ा में 1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए और दूसरी दफ़ा में 4 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। एंड लगा दिया, मतलब 1 भी चाहिए और 4 भी चाहिए। आई नीड 1 एंड आई नीड 4, ठीक है। जब एंड लगा दिया तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1/36। समझ आया? वापस से बता देता हूँ। मैंने 2 बार डाइस थ्रो किए, ठीक है। पहली दफा जब मैंने डाइस थ्रो किया, मैंने कहा यार मुझे या तो उसमें 1 चाहिए, 1/6 क्यों आ रहा है? 1/6 इसलिए आ रहा है भाई, अब आप डाइस थ्रो करते हो तो आपके पास 6 आउटकम्स हैं टोटल, तो मैंने नीचे 6 लिख दिया। उसमें से आप चूज करते हो ना यार मुझे या तो 1 चाहिए या 2 चाहिए या 3 चाहिए या 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए। तो कोई भी एक सर्टेन नंबर की तो एक ही प्रोबेबिलिटी है ना। मैं ये नहीं बोल सकता कि यार अगर मुझे 6 चाहिए तो मैं 6/6 लिख दूंगा, ये गलत है, ठीक है। या 5 चाहिए तो 5/6 लिख दूंगा। मेरे पास आउटकम तो एक ही है ना, मतलब एक ही फेवरेबल आउटकम है ना मेरे पास। मुझे सिर्फ एक नंबर चाहिए तो मैं 1/6 लिखूंगा। अगर मैं बोलूँ यार मुझे कोई से भी 2 चाहिए तो मैं 2/6 लिख दूंगा, ठीक है। एंड और वाली चीज ये हो गई, ठीक है। जैसे ये सवाल है, सवाल कर लो, ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। इन अ बॉक्स देयर आर 8 रेड, 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल्स। मतलब टोटल कितनी बॉल्स हो गई? 8 + 7 + 6, कितनी बॉल्स हो गई? यहाँ पे ऊपर 21 बॉल्स हो गई, ठीक है। One ball is picked up randomly. What is the probability that it is neither red nor green? Neither red nor green. तो क्या क्या मतलब है? इनको कौन सी बॉल चाहिए? इसका मतलब है इनको सिर्फ ब्लू बॉल चाहिए, राइट। और ब्लू बॉल मेरे पास कितनी है? 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? जो मुझे चाहिए अपॉन टोटल 7/21, तो किसके बराबर हो गया? 1/3 के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे आप में से लोग हैं जिनको नहीं आइडिया कि प्रेप नाइट क्या है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दूं। बेसिकली हमने लास्ट ईयर प्रेप नाइट शुरू किया था, हम डाउ के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और जो है इट इज़ द मोस्ट एडवांस एप्लीकेट क्यू बैंक वेबसाइट, और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी इसके स्क्रीनशॉट ताकि आपको यकीन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा वाई अस, ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं। बेसिकली हमारे फीचर्स की लिस्ट है। सबसे पहले, क्योंकि ये मैथ की वर्कशॉप है तो मैं उसके बारे में बता दूं,
कि मैथ और साइंस रीजनिंग के सबसे बड़ा क्यू बैंक अल्लाह का शुक्र है हमारे पास है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे आपको रीजनिंग के सवाल मिल जाएंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन ही नहीं होती। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आता कि भाई मैं इसका आंसर, अगर कोई है तो क्यों है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत कम से रिसोर्सेज मिलते हैं। आपको सैट वन की बुक्स में मिल जाएगी, बहुत सारी बुक्स में एक्सप्लेनेशन होती है, बहुत सारी में नहीं भी होती। ठीक है, उसके अलावा सिर्फ मैथ रीजनिंग के सवाल नहीं हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास 20,000 प्लस टॉपिकल एमसीक्यूज हैं विद एक्सप्लेनेशन एंड रेफरेंसेस। अच्छा, रेफरेंसेस क्या है? रेफरेंसेस बेसिकली बुक की लाइंस हमने लिखी हुई होती है हर सवाल के ऊपर। ठीक है, जैसे कि ये मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ, इसमें देखो आखिरी चीज में हमने क्या लिखा होता है, रेफरेंस। ठीक है, असल में होता क्या है कि जो है ना, बहुत दफा क्या होता है कि एमडी कैट के अंदर सवाल आते हैं, उसका ना वो हमारी बुक्स में आउटडेटेड चीजें लिखी हुई होती हैं। आपने नई चीज कहीं पढ़ ली हो तो आप सोच सकते हैं वो आंसर मार्क कर दो, लेकिन एमडी कैट के अंदर आउटडेटेड जो चीजें आपको याद करनी है वो बुक से ही याद करनी है ना। तो इसलिए हमने हर चीज का रेफरेंस दिया हुआ है बुक्स के हिसाब से ही, ताकि आपको सवाल अगर आपने देखा, आपको ये लगा कि यार नहीं यार मैंने तो कोई नई चीज पढ़ी है, ये आंसर तो नहीं हो सकता, तो आप क्या करो, जाके बुक का रेफरेंस दिया हुआ है, आप चेक करो भाई ये बुक में से लिया है हमने सवाल, वो एनटीएस वालों ने, यूएचएस वालों ने, एमडी कैट वालों ने बेसिकली इस बुक से सवाल लिया, तो आप और उसके बारे में रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको सही ऑप्शन मिलेगा, गलत ऑप्शन का पता चलेगा, साथ में हमारे पास यहाँ पे ग्रिड होती है। ठीक है, उस ग्रिड में आपको पता चलता है कि कौन से आपने आंसर सही किए हैं, कौन से आपने गलत किए हैं। आप सेव कर सकते हो क्वेश्चंस को। इसके अलावा आप क्वेश्चन सॉल्व जब कर रहे हो ड्यूरिंग द क्विज, आप उसको मार्क कर सकते हो। भाई मुझे सपोज करो यार 14 वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है, मैंने तो मार्क कर लिया ताकि मैं उस पर वापस आ सकूं। ठीक है, क्योंकि ये टाइम क्विज नहीं था तो इसमें टाइमर नहीं चल रहा, लेकिन अगर टाइम क्विज होगा तो टाइमर भी चलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ है टॉपिकल फ्लैश कार्ड, जो कि आपके बहुत यूज में आएगी। ठीक है, हाँ, और ये मैं स्लाइड्स इंशाल्लाह ग्रुप में भेज दूंगा, उसकी आप टेंशन नहीं लो। ठीक है, और फ्लैश कार्ड बेसिकली क्या चीज़ होती है, हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ना, तो हम मेडिकल स्टूडेंट्स अपने लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी बुक्स बहुत मोटी मोटी होती है तो उनको याद करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पे ऐसे ऑलरेडी टेक्स्ट प्रिपेयर्ड होती है, हम अपने फ्लैश कार्ड बेसिकली बनाते हैं। क्या होता है, हम चैप्टर को लेते हैं और उसमें से देखते हैं भाई ये इंपॉर्टेंट है, उसका एक फ्लैश कार्ड बना लिया। मतलब होता क्या है कि एक पूरी लाइन होती है, उसमें से एक चीज़ मिसिंग होती है, और एमडी कैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिंपल 70% जो आपके सवाल होते हैं वो कौन से होते हैं, बुक लाइंस होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो बुक लाइंस याद करने के लिए आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, टॉपिकल फ्लैश कार्ड। ठीक है, उसके बाद फिर आप अगर हमारे से सवाल प्रैक्टिस करते हो तो आपको हर टॉपिकल वाइज आपको अपने स्टेटिस्टिक्स मिलेंगे, डेली स्टेटिस्टिक्स मिलेंगे, आपने कितने तरह किए, कितने तरह किए वो मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी पता चलेगा कि आप बाकी सबसे किधर कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हो, क्योंकि एमडी कैट बेसिकली एंड में है तो सारा कंपटीशन ना, तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो बाकी सबके मुकाबले में, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे लेके जा सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा टॉपिकल सवाल मैंने आपको ऊपर बता दिए। अब इस तरीके से हमारे पास 80 प्लस ईयरली हर बोर्ड के पेपर है, मतलब जो जो केपी के है उनके लिए ईटी भी है, जो पंजाब से यूएचएस है, सिंध वालों के लिए एनटीएस है, अभी आपका नम्स पेपर हो रहा है, यहाँ पर नम्स के भी सारे पास पेपर हैं विद एक्सप्लेनेशन एंड रेफरेंस से, जो आप ट्राई कर सकते हो। पीएमसी ने जो सवाल अपने प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे या जो 2020 में कंडक्ट किया था पेपर, वो भी है। सारे आपको ईयरली पेपर भी मिल जाएंगे, ईयरली पेपर आपको टाइमर के साथ भी मिलेंगे, भाई जितना टाइम असल में एलोकेट किया था उसके साथ अगर आप करना चाहो तो टाइमर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसके अलावा ये वाला जो फीचर है ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है, क्रिएट योर ओन क्विज बेसिकली होता है। ठीक है, अच्छा, क्रिएट योर ओन क्विज में क्या होता है बेसिकली, आप अपनी मर्जी के टॉपिक्स करते हो। भाई मैं सपोज कर रहा हूँ, आपको हुआ है कि मुझे फिजिक्स का ये टॉपिक सेलेक्ट करना है, मुझे बायोलॉजी का, मुझे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेलेक्ट करना है, और मुझे केमिस्ट्री का ये सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने अपना क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट किया, फिर टाइम सेलेक्ट किया, फिर मेरा एंड में खुद ही पूरा क्विज बन जाएगा। ठीक है, ये फीचर आपको और कहीं नहीं मिलेगा कि आप अपनी मर्जी के टॉपिक से बना सकते हो। बहुत जगह पे आपको टॉपिकल क्वेश्चन तो मिलेंगे, लेकिन टॉपिकल क्वेश्चन का मिक्सचर खुद बनाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आप अनलिमिटेड अपने एफएलपीज बना सकते हो। ठीक है, बहुत जगह आपको मॉक्स मिलेगा। उसमें मॉक्स में बेसिकली क्या होता है, जो उन्हीं का क्यू बैंक होता है उसी के अंदर मॉक्स बने हुए होते हैं। ठीक है, ठीक, कोई ऐसे अलग से मॉक्स नहीं होते हैं, बहुत जगह पे आपको भी मिलेगा। तो इसलिए हमने इसके अलग से आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए।
आपको क्या करना है, बस रैंडम मोड में जाना है और आपको टाइमर चाहिए तो टाइम मोड में, और अगर आपको टाइमर के बगैर चाहिए तो प्रैक्टिस मोड में आपको क्लिक करना है और आपका 200 MCQs का पेपर खुद ही जनरेट होकर आ जाए। ठीक है, उसके अंदर सारी जो एलोकेशन है बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की वो उसके हिसाब से होगी, जो पीएमसी के हिसाब से होती है, डिफिकल्टी भी उस हिसाब से होगी, क्वेश्चन लेवल भी उस हिसाब से होगा। और ये आप ऐसा नहीं है कि आप 3-4 दफा करना चाहो, या आप जितनी दफा करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम्स आप क्रिएट कर सकते हो, जो हमारा क्यू बैंक है उससे। ऐसे जो पूछ रहा है, ऐसी कोई ऐप नहीं है, बेसिकली वेबसाइट है prep9.com, उस पर आप जा सकते हो। और बहुत सारे लोगों का मसला ये होता है कि जो है फ़ोन पे चलेगी कि नहीं चलेगी। हाँ, फ़ोन पे बिल्कुल चलती है, पूरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, अगर आप फ़ोन पे चलाओगे तो आपको ऐप की तरह ही फील होगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे ग्रुप्स में उनको पता चला होगा कि हमने नोट्स भी रिलीज़ किए थे। हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके और भी नोट भेजते रहेंगे, वेबसाइट पे भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एंड और हमारे मॉक्स भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फॉर AQ आ जाएंगे। जिन लोगों को है ना कि भाई साइंस के क्वेश्चन नहीं है AQ के, तो वो जाहिर सी बात है मॉक्स में तो पूरा पेपर होगा तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है।